हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि जेईई और नीट के लिए कैसे तैयारी करें, किस तरह हम प्रिपरेशन करें जो हमारी जेईई और नीट में रैंक आ जाए और गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, वो भी कम मेहनत करके। ये नहीं कि दिन रात पढ़ करके फिर ले आ रहे हैं। जो पढ़ना चाहते हैं वो तो जितना पढ़ें उतनी अच्छी बात है, लेकिन जिनको ज़्यादा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, तो कम मेहनत करके भी बच्चे अपनी सीट को सिक्योर करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जेईई और नीट होता क्या है और जेईई और नीट क्या है और क्यों करते हैं लोग। जेईई और नीट जो है वो एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिससे इंजीनियरिंग और एमबीबीएस में एडमिशन होता है। यदि आप जेईई के लिए करते हैं तो जेईई मेन, जेईई एडवांस। जेईई मेन के थ्रू जो कॉलेज में एडमिशन मिलता है वो सारे जितने भी एनआईटी हैं उसमें एडमिशन मिलता है, और जितने भी स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें एडमिशन मिलता है। एनआईटी टोटल अभी 31 है। उन 31 में जितने सीट्स हैं उसमें एडमिशन मिलेंगे। बीटेक के बहुत सारे ब्रांचेज होंगे, बहुत सारे कोर्स होंगे, और स्टेट जो है हर एक स्टेट में उनका अपना स्टेट का कॉलेजेस है, उसमें भी बहुत सारे बीटेक के कोर्सेज हैं, बहुत सारी सीट्स हैं। फिर अलग अलग स्ट्रीम है तो उसमें एडमिशन मिलता है। उसको करने से, बीटेक करने से फिर आगे प्लेसमेंट होती है और आगे हमें जॉब का ऑफर मिलता है गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, और उसमें जनरली दूसरे जॉब से ज़्यादा पैसा मिलता है। फिर आते हैं एडवांस। एडवांस के थ्रू हमको जो एडमिशन मिलता है वो सारे जितने भी आईआईटी, ट्रिपल आईटी और कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन मिलता है। वो उनसे टॉप रैंक में, उनसे बेहतर रैंक में माना जाता है। जो जेईई मेन के थ्रू जो कॉलेजेस थे उनसे बेहतर माना जाता है, और उनकी प्लेसमेंट भी बढ़िया होती है, ज़्यादा होती है। नॉर्मली जो है 1.5 गुना ज़्यादा होती है जितनी जेईई मेन के जो कॉलेजेस हैं उनकी जो प्लेसमेंट होती है उससे 1.5 गुना के आसपास जो है वो आईआईटी वालों की होती है। नीट के थ्रू हम एमबीबीएस कोर्स के लिए जाते हैं, एम्स के लिए जाते हैं, एम्स में या स्टेट के जितने भी मेडिकल के कॉलेजेस हैं उसमें हम एडमिशन लेते हैं। करने का ये रीज़न है कि ये सारे जो कोर्सेज हैं जैसे बीटेक के लिए, एमबीबीएस के लिए, इस कोर्सेज के बाद आप अपनी बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर बनेंगे तो अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, और जनरली एमबीबीएस करने के बाद लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या इससे ऊपर मंथली जो है कमाते हैं। तो इसीलिए सबका एक एम होता है कि हम जेईई करें, नीट करें। जिन्होंने साइंस लिया हुआ है उनका एक एम है। तो पहले क्वेश्चंस हैं कि लोग जेईई और नीट क्यों करते हैं और ये होता क्या है। ये टफ एग्ज़ाम में कंसीडर किया जाता है। आईआईटी नीट से थोड़ा टफ माना जाता है, बट उसमें टफनेस क्वेश्चन की ज़्यादा होती है तो रैंक कम हो जाता है, कट ऑफ कम हो जाता है। जनरली आईआईटी जो होता है उसमें 40% कट ऑफ होता है, 35-40% के आगे। जेईई मेन में अराउंड 40% के आसपास। एडवांस में तो एक बार ऐसा हुआ था कि 28% ही कट ऑफ आ गया था। अब आप सोचिए, एक नॉर्मल एग्जाम में पास होने के लिए 33% चाहिए, लेकिन एडवांस का कट ऑफ 28% आया। उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का अलग अलग कट ऑफ होता है एडवांस में। एक बारी मैथ्स में निगेटिव कट ऑफ था, -4, -5 था कट ऑफ। इसका मतलब कि इतना टफ होता है पेपर कि माइनस में कट ऑफ है। 0 भी हो तो बहुत बढ़िया है, माइनस में कट ऑफ है। बट ये 7 साल 8 साल पहले होता था, अब जनरली माइनस में कट ऑफ नहीं जाता है।
अब जो है 10% फिक्स कर दिया है एडवांस में। दूसरा हम कहते हैं, दूसरी टॉपिक पर बात करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया, जेई नीट क्या है और क्यों करते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है, बहुत सारे बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं और पेरेंट्स भी आते हैं हमारे पास, तो कहते हैं कि सर इसका तो आईआईटी वाला बहुत बढ़िया चल रहा है, जो वहाँ पढ़ा रहा है किसी कोचिंग में, इसको सीबीएसई में नंबर नहीं आता है, या सीबीएसई का इसको आता ही नहीं है, सीबीएसई में फेल हो जाता है, एग्ज़ाम में स्कूल में जो एग्ज़ाम देता है तो फेल हो जाता है, और आईआईटी में बढ़िया आता है। मैं इस पे आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँ, सीबीएसई और आईआईटी जेईई अलग अलग होते ही नहीं है। सीबीएसई और आईआईटी में फ़र्क क्या होता है ये मैं समझाता हूँ। ये मिथ है कि ये अलग अलग होता है। सीबीएसई जो है वो किसी भी चीज़ पे, किसी भी क्वेश्चन का एक बेसिक एक्सप्लेनेशन पूछता है, और आईआईटी उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पूछता है। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मेरे पास ये पेन है, सीबीएसई पूछता है व्हाट इज पेन एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। पेन क्या है और इसका क्या काम है। हर बारी 10 बार पूछेगा कि पेन क्या है और इसका क्या काम है। आप याद कर लें, पेन एक इंस्ट्रूमेंट है जो लिखने के काम आता है। हर बारी यही आंसर होगा, हर बारी यही सवाल होगा। सीबीएसई में जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी के बैक में जितने क्वेश्चंस दिए हैं 90% क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। एनसीईआरटी के बैक का क्वेश्चंस रट ले, कोई 8वीं क्लास का बच्चा भी रट ले, वो 12वीं क्लास में 90% नंबर ला सकता है। कंपटीशन बिल्कुल अलग है। कंपटीशन, इसी पेन की बात करें, कंपटीशन में पूछ देगा ये पेन किस चीज से बना है, पूछ देगा ये पेन कितना लिखता है, पूछ देगा इस पेन का कॉस्ट क्या है, इस पेन में क्या रिफिलिंग की जा सकती है, और ये पेन कितने दिन तक चलेगा, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज। यदि किसी बच्चे को हम ये समझा दें कि इस पेन के बारे में एक एक नॉलेज बता दे, उसे समझा दे, पढ़ा दे कि ये एक पेन है, दूसरा लेते हैं ये पेन पीवीसी से बना हुआ है, ये 5 रुपए में आता है, ये 2000 मीटर लिखता है, और ये रिफिलिंग किया जा सकता है। अब यदि कोई इसके बारे में पूछे कि पेन क्या है और इसका क्या फंक्शन है, तो जिसको ये डिटेल पता है वो चीज़ नहीं बता सकता क्या? बिल्कुल बता सकता है। तो आप इन चीज़ों को समझें। ये जो कहते हैं कि सीबीएसई अलग होता है और कंपटीशन अलग होता है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। सीबीएसई एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, एक बेसिक क्वेश्चन है, और कंपटीशन उसका डिटेल एनालिसिस है, डिटेल स्टडी है। तो इन चीज़ों के भ्रम में ना पड़ें। और सिलेबस दोनों का एक ही है, जो एनसीईआरटी के किताब का सिलेबस है वही कंपटीशन का भी सिलेबस है। दोनों के सिलेबस में थोड़ा बहुत फर्क होता है, बट फाइनली ये समझें कि सीबीएसई जो है एक सीधा सीधा सवाल पूछ रहा है, कंपटीशन उसी को ट्विस्ट करके पूछ रहा है। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, जेई और नीट में बेसिक क्या डिफरेंसेस है। जेई जो होता है उसके क्वेश्चंस जो होते हैं, उसके अंदर एक क्वेश्चन में 2 या 3 या 4 कॉन्सेप्ट, मेन की बात कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन के अंदर 2, 3, 4, 5 कॉन्सेप्ट तक लगे होते हैं। एडवांस जो होता है उसके अंदर एक क्वेश्चन में 3 से लेके 10 कॉन्सेप्ट तक लगे होते हैं, और नीट के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में 1 से लेके 3 या 4 कॉन्सेप्ट लगे होते हैं। तो जेई मेन और नीट में सबसे पहले ये फर्क है कि जेई मेन के स्टैंडर्ड थोड़े ज़्यादा होते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़े टफ लगाते हैं। बेसिक क्वेश्चंस उसमें नहीं होते, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। नीट में क्या है, 60% क्वेश्चंस जो होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं और वो रिपीट होते हैं। जैसे देखो, आप पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को याद कर लो या 10 साल के क्वेश्चंस को पढ़ें तो देखेंगे हर बारी नीट में 50% क्वेश्चंस वही आ रहे हैं।
पिछले 10 साल 12 साल के। और नीट में जेई मेन के भी 10% क्वेश्चंस अब रिपीट कर रहे हैं। तो इस तरह आपने यदि नीट में जेई मेन का क्वेश्चन पढ़ लिया, नीट के 10-12 सालों के क्वेश्चंस को पढ़ लिया, तो आपके 50% क्वेश्चंस हो गए। बाकी और रिमेनिंग आप यदि 80-85% भी तैयारी कर लेते हो, मीन्स 30-35% और कर लेते हो, तो 80% पे नीट का रिजल्ट आ जाता है। तो उसमें भी बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी 90% फैक्चुअल होता है। आप फैक्ट्स को याद कर लो, आप क्वेश्चन बना दोगे। 10% अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है याद है। फिजिक्स में मैथ होने के कारण जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनको काफ़ी टफ होते हैं, और आधे क्वेश्चन होते हैं जो मैथमेटिक्स वाले पोर्शन से होते हैं। केमिस्ट्री में खुद भी पढ़ाता हूँ और इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ। केमिस्ट्री में एक बड़ी मिथ है, लोग क्या कहते हैं केमिस्ट्री रटने वाला होता है, बट मैं जो पढ़ाता हूँ और मैं जनरली देखता हूँ तो वहाँ रटने वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है। जैसे जनरली हम जितने बच्चों से मिलते हैं, दूसरे कोचिंग से पढ़ के आते हैं मेरे पास, तो कहते हैं सर ने हमारा कहा था कि 90% तो केमिस्ट्री रट लो, 10% समझने की चीज़ है। मैं बिल्कुल उल्टा कहता हूँ, 10% फैक्ट्स है, 10% रटने की चीज़ है और 90% चीज़ समझने वाली है। आप उनको समझ लेंगे तो आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ईजिली आप 100% क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे। मैं जैसे खुद क्लासेस कराता हूँ तो मेरे क्लासेस में ये देखिए हम एक गारंटी देते हैं, ऑलमोस्ट नो सिलेक्शन नो फी की गारंटी देते हैं। और केमिस्ट्री के लिए हम देते हैं कि यदि 90% क्वेश्चंस टैली नहीं हुआ, मेरे क्लास के पढ़ाने से 90% क्वेश्चन आपके जेई और नीट में टैली नहीं हुए, तो आप अपने पैसे वापस ले जाओ, हम आपका पैसा रिफंड कर देंगे। मैं 90% की बात क्यों कह रहा हूँ, मैं तो 99.9% श्योर हूँ कि सारे क्वेश्चंस आएंगे, बट पैसा वापस ना करना पड़े, इसीलिए 90% की गारंटी दे रहा हूँ। और मैंने 27 सालों में आज तक एक भी बच्चे को पैसे वापस करने की नौबत ही नहीं आई और मैंने वापस नहीं किया, क्योंकि हर बारी वो टैली होना ही होना है। कॉन्सेप्ट पढ़ ले आप तो 100% क्वेश्चन टैली होगा, सारा क्वेश्चन उसी से आता है, बाहर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं होता। तो आप इन चीज़ को समझें, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप रटेंगे तो कुछ क्वेश्चन बनेंगे, कुछ बनेंगे ही, और आप निगेटिव करेंगे वो अलग। अगला है, ये चीज़ हम बात करते हैं सबसे पहले, जैसे हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हमारे पास बच्चे आते हैं जो 12th पास कर चुके होते हैं, कोई 11th में होता है, ड्रॉप कर रहे होते हैं 2-2 साल। हम उनसे एक बेसिक चीज़ पूछते हैं, आप बताओ सब्जेक्ट होता क्या है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, मैथ्स क्या है, बायो क्या है। इसी का सवाल नहीं आता है। जो चीज़ आपको पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है, वो सब्जेक्ट है क्या, वही नहीं पता है। इन चीज़ों को मैं समझाता हूँ। सबसे पहले लेते हैं कि जैसे फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, मैथ्स क्या है, बायो क्या है। एक बुक्स का मैं स्टेटमेंट दिखाता हूँ क्या कहता है। फिजिक्स जनरली कहता है, देखिए ये बुक हमने उठाई है, कह रहे हैं स्टेटमेंट, फिजिक्स is derived from the Greek word physis meaning nature. It therefore deals with the study of nature and natural laws. देखिए अब मैं समझाता हूँ। फिजिक्स यदि नेचुरल लॉज है और नेचुरल फेनोमेनन की स्टडी है तो हर एक चीजें इसके अंदर आ जाएगी। जैसे भूकंप होता है, अब भूकंप होना एक नेचुरल फेनोमेनन, पेड़ का बढ़ना, बड़ा होना, फल देना, फिर उसके बाद दूसरा पेड़ का पैदा होना, ये नेचुरल है। तो ये फिजिक्स में आना चाहिए, बायोलॉजी खत्म हो गया। भूकंप, हवा का मोशन, ये ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, भूकंप के बारे में हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ये फिजिक्स में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट हम करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म बच्चे पैदा करते हैं, दिस इज नेचुरल फेनोमेनन, ये फिजिक्स में आना चाहिए। हवाई जहाज नेचुरल नहीं है, बिजली नेचुरल नहीं है, और चीज़ें नेचुरल नहीं है, लेकिन वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये नहीं होना चाहिए फिजिक्स में। एक्चुअल में क्या होता है सब्जेक्ट में, ये समझाता हूँ।
फिजिक्स जो होता है उसको समझाने के लिए पहले चीज़ों को समझते हैं। ये पूरी होल यूनिवर्स जो है वो किस चीज़ से बना है? होल यूनिवर्स दो चीज़ से बना है, मैटर और एनर्जी। मैटर की जो स्टडी है वो हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, और एनर्जी जो है, तो एनर्जी की स्टडी जो है वो हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। देखिए फिजिक्स के चैप्टर्स क्या क्या हैं। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं लाइट है, साउंड है, हीट है, वेव्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, एंड सो ऑन, मोशन है, मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेमेटिक्स, पूरा होल, ये सारी फिजिक्स है। तो फिजिक्स जो है वो जनरली स्टडी ऑफ एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन वन फॉर्म टू अनदर। जैसे बिजली है, बिजली से लाइट हो गया, बिजली से हमारा फैन मोशन कर रहा है, बिजली से हमारी टीवी चल रही है, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री है हमारा बॉन्डिंग और उससे रिलेटेड फेनोमेना। अब बॉन्डिंग क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड फेनोमेना है। तो केमिस्ट्री में जो हम पढ़ेंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की स्टडी करेंगे। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी जनरली जो है वो लिविंग बीइंग्स फेनोमेना है। जिंदा चीज़ों से रिलेटेड जितनी चीज़ हो रही है दैट इज बायोलॉजी। और मैथमेटिक्स क्या है? हिसाब किताब, कैलकुलेशन। हम एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैं एक एग्जाम्पल जनरली बच्चों को बताता हूँ, एक ही सेंटेंस बताता हूँ और उसके अंदर चारों चीज़ें। जैसे मैं 2 पराठे खाकर एक क्लास पढ़ाता हूँ। फिर से सुने एग्जाम्पल, मैं 2 पराठे या 2 रोटी खा करके एक क्लास पढ़ाता हूँ। इसके अंदर फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है और बायोलॉजी भी है। कहाँ कहाँ है देखते हैं। पराठे खाने से लेकर के और जहाँ ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी रिलीज हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी फॉर्मेट में, ये प्रोसेस केमिस्ट्री है। पराठे के अंदर केमिकल एनर्जी है, बॉन्ड है, उसको ब्रेक करते हैं और उसमें से एनर्जी रिलीज करते हैं। तो पराठे खाने से लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया तक की प्रोसेस जो है दैट इज केमिस्ट्री। फिजिक्स क्या है? उस एटीपी से, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, तो ये काइनेटिक एनर्जी है या मोशन है, बोल रहा हूँ ये साउंड एनर्जी है, तो दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? यहाँ केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया साउंड एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, तो ये फिजिक्स है। बायोलॉजी क्या है? लिविंग बीइंग फेनोमेना। मैं जिंदा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, पराठे खाने से लेकर के और पढ़ाने तक की सारी प्रोसेस जो है वो हमारी बॉडी में हुई है और मैं जिंदा हूँ, तो ये होल प्रोसेस को कंबाइंड कर दें दैट इज बायोलॉजी। और मैथमेटिक्स क्या है? 2 पराठे खाकर एक क्लास पढ़ा सकता हूँ, तो 4 पराठे खा के 2 क्लास पढ़ा सकता हूँ, 10 पराठे खा के 5 क्लास पढ़ा सकता हूँ, दैट इज मैथमेटिक्स। जो चीज़ें हमें पढ़ना है पहले उन चीज़ों को हम समझें, फिर हम आसानी से उस चीज़ पर स्टडी कर सकते हैं और उसके बारे में डिटेल समझ सकते हैं। अब अगला चीज़ हम जैसे करते हैं, ये तो हमने बता दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सारे बता दिया। अब देखिए कुछ चैप्टर्स जैसे है, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, कुछ चैप्टर्स जैसे देखते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिर केमिस्ट्री के अंदर भी आ रहा है और फिजिक्स में वो मॉडर्न फिजिक्स में पूरा आ रहा है। अब ये दोनों एक ही चैप्टर दोनों जगह क्यों दिए? फिर देखिए हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में भी आ रहा है, केमिस्ट्री में भी आ रहा है। गैसेज एंड इट्स बिहेवियर केमिस्ट्री में भी आ रहा है और फिजिक्स में भी आ रहा है। तो ये सारे चैप्टर्स दोनों जगह क्यों दे रहे हैं? एक्चुअली चैप्टर का नाम तो सेम है लेकिन कॉन्सेप्ट अलग अलग है। देखिए केमिस्ट्री के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन की फेनोमेनन पढ़ते हैं, एटम का, वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फेनोमेनन। लेकिन जब हम फिजिक्स के अंदर आते हैं तो हम न्यूक्लियस की स्टडी पढ़ते हैं।
हमने पहले ही करा है, फिजिक्स जो है वो एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी की स्टडी है, और केमिस्ट्री जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की स्टडी है। उसी तरह जब हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो हीट इंजन पढ़ते हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन का कोई नई स्टडी है, वो फिजिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन जहाँ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड स्टडी है वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अब बेसिक डिफरेंस आप समझ चुके होंगे कि इन सब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है। अब अगला करते हैं कि पढ़ने का सही तरीका क्या होगा। पढ़ने का जो सही तरीका है ये इन सब्जेक्ट को, साइंस का तो कोई भी सब्जेक्ट हो, वो समझने का होता है, वो रटने का होता ही नहीं है। यदि आप उसको रटेंगे तो कंपटीशन के क्वेश्चन आप बना ही नहीं सकते। कुछ क्वेश्चन जैसे देखिए बायो में तो बन जाएगा आपको क्योंकि फैक्चुअल है, केमिस्ट्री का आधा क्वेश्चन जैसे इनऑर्गेनिक बन जाएगा, बाकी नहीं बनेगा। फिजिक्स में कुछ फैक्ट्स वाले हैं वो आपको बन जाएंगे, 8-10 क्वेश्चन बन जाएंगे, उसके बाद बनेंगे ही। इसीलिए जब भी आप कभी इन सब्जेक्ट्स को पढ़ें तो सबसे पहला चीज ये करें, जो भी चीज आप पढ़ते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल को पढ़ते हैं कि कोई भी एक ले, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले या क्वांटम नंबर ले, केमिस्ट्री की बात करें, तो आप ये करें अपने आप से क्वेश्चन कि ये क्या है और क्यों है, व्हाट एंड व्हाई। हर एक कॉन्सेप्ट में आप लगाएं व्हाट एंड व्हाई, ये क्या है और क्यों है। हर एक के यदि आंसर्स आपको आ जाएंगे तो आप आराम से इसको बना लेंगे, समझ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि सक्सेस में जो रोल है वो किस किस चीज का होता है। सक्सेस में टीचर का रोल है, बुक्स का रोल है, और रिवीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर आपको वो सेलेक्ट करने हैं, या ऐसा टीचर होना चाहिए जो डेडिकेटेड हो और कैपेबल भी हो। मैं 2 वर्ड यूज कर रहा हूँ, डेडिकेटेड और कैपेबल। कभी कभी टीचर को आता है लेकिन वो डेडिकेटेड नहीं है कि बच्चे का सिलेक्शन होना ही चाहिए। कभी टीचर को आता ही नहीं है लेकिन वो बहुत डेडिकेटेड है, तो उससे बात बनेगी नहीं। नेक्स्ट है जो आप बुक्स पढ़ रहे हैं, वो बुक्स का क्या स्टैंडर्ड है, वो बुक्स उन क्वेश्चंस को, उस कॉन्सेप्ट को कवर करता है नहीं करता है। और फिर उसके बाद आती है रिवीजन। स्टूडेंट्स जितना पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करे, प्रैक्टिस करे और क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा बनाए। देखिए सिलेक्शन जो है ना वो 2 चीज़ पर डिपेंड करता है, एक स्पीड और एक एक्यूरेसी। यदि आपकी एक्यूरेसी बढ़िया है, एक्यूरेसी बढ़िया होने के लिए आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आए, और स्पीड बढ़ाने के लिए आप रिवीजन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से आता है, कभी कभी बच्चे पूछते हैं कितना पढ़ें। टाइमिंग 6 घंटे भी यदि आप पढ़ लेते हैं, बट रेगुलर, ये रूटीन में होना चाहिए, रोज होना चाहिए, उसमें से 1 घंटा टाइम रोज आप प्रैक्टिस को देंगे तो आप आराम से क्रैक कर सकते हैं, आराम से सिलेक्शन में आ सकते हैं और बढ़िया रैंक भी ला सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। जैसे आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या कहीं पढ़ रहे हैं तो एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और वो ऑफलाइन होना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको इन्वायरमेंट मिलेगा एग्जाम में कैसे करना है, किस तरह करना है, क्या स्ट्रेस होगा, क्या प्रॉब्लम होगी, उसको आप कैसे फेस करेंगे। इन चीज़ों पर हम करेंगे। आपको नेचुरल लाइफ जीनी है, ना कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ना कोई 12-14 घंटे की पढ़ाई और ना कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक नेचुरल लाइफ, स्ट्रेसफुल लाइफ करेंगे, रेगुलर स्टडी करेंगे, हर दिन आप अपने रूटीन में लगाएंगे कि 50 क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करना ही करना है। आप ये देखिए 1-2 महीने के बाद आप देखिए कितना कंफर्टेबल होंगे और फाइनली आप डेफिनेटली सेलेक्टेड होंगे। पेरेंट्स का भी बहुत सारा रोल होता है इसमें, आपको सारी फैसिलिटीज़ दिया जाए, बुक्स, कोचिंग, बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाए और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना करें पेरेंट्स, बार बार पढ़ो 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 ये ना करें, क्योंकि बच्चे का जब तक मन नहीं होगा तो किताब लेके बैठने का कोई मतलब नहीं, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चे कहते हैं
कि सर एनसीईआरटी बुक से ही बहुत सारे लोग कहते हैं पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। अरे भाई, जब सिलेबस ही एनसीईआरटी का है तो लगेगा कि सारा चीज़ तो वहीं से आना है, बट कॉन्सेप्ट डेप्थ में होते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी से बायो में चल जाएगा, वहाँ 80 to 85% क्वेश्चन, इवन 90% क्वेश्चंस तो आएंगे एनसीईआरटी से, बट केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं चलेगा, वहाँ आपको दूसरी किताब लेनी पड़ेगी। जनरली मिस्टेक्स करते हैं बच्चे कि पढ़ते जाते हैं, क्लासेस करते जाते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं करते, घर पर टेस्ट नहीं देते। इससे क्या होता है कि जब आप पढ़ते हैं तो उस समय तो लगता है कि अरे यार ये तो बहुत आसान है, मुझे आ गया। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद जब आप बनाते हैं क्वेश्चन, आपको बनता ही नहीं है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया या उसको रिवाइज ही नहीं किया। तो इन सारी चीज़ों को यदि आप ध्यान रखते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप करते हैं, तो आप डेफिनेटली बहुत कम मेहनत में इजीली आप नीट और जेईई को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आप यदि चाहते हैं कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का डिटेल्स आपको मिल जाए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि नेक्स्ट जो कोई इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आपको इजीली पहुंच जाएगा। और अगली जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम ये बताएंगे कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, ये जो केमिस्ट्री की मिस्ट्री है इसको कैसे क्रैक करें, और इसका सिलेक्शन में क्या रोल होता है। जेईई में, नीट में केमिस्ट्री का रोल सबसे ज़्यादा होता है सिलेक्शन में, तो उस वीडियो को आप मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।